जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे आप सभी। तो गैस फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हरप्रीत सिंह और डेली डिफेंस डोज की थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिजिक्स। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि डेली डिफेंस डोज की वीडियोस एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एफकेट जैसे एग्जाम्स में जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उनके ऊपर बेस्ड रहती है पूरी की पूरी। प्लस साथ में उन एग्जाम्स में जो नए कॉन्सेप्ट ऐड हो रहे हैं, जो नए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनके बेस्ड पे आपको क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा कि इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ लाइट इज नोन एज। प्रकाश के प्रयोग द्वारा किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को क्या कहते हैं। हमने 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, वहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता था कि हम लाइट का यूज करके, हम प्रकाश का यूज करके सतह से हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस फिनोमिना को हमने पढ़ा था एज ए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो राइट आंसर क्या आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। क्लियर है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। हमारे पास और भी ऑप्शन थे, थर्मोनिक इमिशन था, हाई फील्ड इमिशन था, ऑटो इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन था, मतलब तापनिक एक उत्सर्जन था, उच्च क्षेत्र उत्सर्जन था, स्वयं इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन था। तो यहाँ पर हमने लाइट का यूज़ करा। अगर गैस आपको पता हो कि लाइट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और वो एनर्जी को कौन कैरी करके चलते, फोटॉन्स। वो फोटॉन्स जब किसी सतह से टकराते हैं, अब किस सतह से टकराएंगे मैं इसको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले हमारा ऑप्शन था थर्मोनिक इमिशन। अगर थर्मो का मीन्स होता है क्या कि हीट अप कर दे किसी चीज़ को देखो, जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल आपका थर्मोनिक इमिशन का ही है कि मैं एक हॉट फिलामेंट है, एक तार है, मैं उसको गर्म करते जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक मैंने उससे गर्म कर दिया, तो उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है सन के अंदर। ठीक है, सन के अंदर टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि हर कोई चीज़ पिघली हुई अवस्था में रहती है, तो वहाँ पर एक घोल सा रहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। ठीक है, वो इससे थोड़ा थोड़ा रिलेट कर सकते हैं हम इस चीज़ को। तो ये थर्मोनिक इमिशन का एग्जाम्पल। इमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन का या फिर किसी भी चीज़ का सतह से निकलना। ठीक है, तो कोई भी हॉट फिलामेंट था, उसको मैंने क्या करा, हीटअप कर ना सॉरी फिलामेंट को हीटअप करता गया, तो वो इतना रेड हॉट हो गया, तो उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने स्टार्ट हो गए, और इस तरह के इमिशन को हमने बोला थर्मोनिक इमिशन। ठीक है, अब हमने 12th क्लास में क्या पढ़ा, हमने 12th क्लास में पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, जैसे सेकंड ऑप्शन दे रखा है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, ये हमने 12th क्लास में पढ़ा था। और हमने वहाँ देखा था, जो हमको बताया गया था कि जो लाइट रेज होती हैं, लाइट रेज क्या करती हैं, फोटॉन्स की फॉर्म में सरफेस पे टकराती हैं। लाइट रेज क्या करती हैं, सरफेस पे टकराती है फोटॉन्स की फॉर्म पे। और अगर देखो अब किस पे टकराएगी, सबसे पहली बात तो ये है, ये जो सरफेस है ना, ये धातु का सरफेस होगा, मेटल सरफेस होगा। आप नॉन मेटल से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकाल सकते। क्लियर। तो ये धातु का सरफेस है, और आपको पता है धातुओं में, आपको मेटल में आउटर जो उनकी वो होती है सर्कमफेरेंस, वहां पर आउटर शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जब ये लाइट आई इसके पास, ये बोली भाई मेरे पास इतनी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन बोला मेरे को इतनी चाहिए, मेरे को दे दो, मैं बाहर निकल जाऊंगा। अगर लाइट के पास उतनी एनर्जी है तो लाइट सरफेस से टकराई, उसने एनर्जी दी किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। और जैसे ही आप किसी चीज़ को एनर्जी देते हो, मान लेते हैं आपके पास 10 रुपये, मैंने आपको 100 रुपये दे दिए। ठीक है, जैसे ही मैंने आपको 100 रुपये दिए, आपके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। आप एकदम से सोचोगे मैं खर्च कर दूं उसको, तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही सोचता है, मूर्ख होता है, दिमाग नहीं होता, वुमेन्स की तरह ये भी। तो लाइट एनर्जी टकराई, लाइट ने अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करा, और इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेकर के सरफेस से बाहर निकल गया, और निकलने वाला इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, आपका फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और याद रखना ये किस में होता है, धातुओं में होता है, मेटल के केस में होता है। दो एग्जाम्पल समझ आए। अब तीसरा था कि आप एक बहुत हाई विद्युत क्षेत्र वहां पर लगा दो, ठीक है, बहुत उच्च विद्युत क्षेत्र, तो वहां से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं। जैसे उसका एक राइट एग्जांपल ये देखो, ये थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है हमको। अगर मैं एक पॉजिटिव कंडक्टर ले आता हूँ, उसके ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विभवांतर क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। और जो अगर मैं अब यहाँ पे कोई मेटल सरफेस लाता हूँ, और मेटल सरफेस के पास क्या है,
मेटल सरफेस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्या करेंगे, ये जो आपका कंडक्टर आया है ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पुश होने की कोशिश करेंगे। मैं बता दूं कितना पोटेंशियल तक सेट कर सकता है ये, 10 की पावर 4 से लेकर के 10 की पावर 5 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस अगर ये सेट कर दे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। और वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो किसकी वजह से निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, विद्युत क्षेत्र की वजह से निकलेगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम हाई फील्ड इमिशन बोलते हैं। समझ आ गए तीनों तरह के इमिशन, आई होप, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टर्म दिखी थी कहीं पे कि हाई फील्ड इमिशन, और ये क्वेश्चन आपका एयरफोर्स में पूछा गया कि हाई फील्ड इमिशन में कितने वोल्टेज तक हाई वोल्टेज अप्लाई करूं, कितना विभवांतर अप्लाई करूं कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो 10 की पावर 3 से लेकर 10 की पावर 5 तक भी शो होता है, कई बुक्स में 10 की पावर 4 से लेकर 10 की पावर क्या कह रहे हैं 5 तक भी होता है। क्लियर है, बेसिकली राइट आपको ये देखने को मिलेगा मैक्सिमम जगहों पे। तो मैंने आपको तीनों एक्सप्लेन कर दिए, ठीक। और मैक्सिमम आप इलेक्ट्रॉन जो निकाल सकते हो वो एक धात्विक सरफेस से ही निकाल सकते हैं, धातु से ही निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। मेरा काम सिर्फ क्वेश्चन करवाना नहीं है, आपके कुछ बेस भी क्लियर करना है, और ये एक शानदार क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है। अगर एग्जाम में आया मैक्सिमम बच्चे इस पे गलत जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ हमको ऐसी है जो अभी मैं बताऊंगा आपको। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ ए मास m मूविंग अलोंग द x एक्सिस इज गिवन बाय, एक पार्टिकल m है उस पर इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एक पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान m है, कण है, और उस पर कार्यकारी बल लग रहा है जिसकी वजह से वो आगे की ओर जाते जा रहा है। तो उसकी स्थिति ऊर्जा बतानी है हमको कितनी होगी। हमने सुना है कभी कि बल दिया हुआ है, एक्सीलरेशन त्वरण निकाल लो, बल दिया हुआ है, मोमेंटम निकाल दो, संवेग निकाल दो, आवेग निकाल दो, वर्क डन निकाल दो, कार्य निकाल दो, पर बहुत कम देखने को मिलता है पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, ठीक है। तो हमने कभी पढ़ा था एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और मैं अब आपको दो फार्मूले बताऊंगा पहले, और फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। देखो यहां पर दो चीजें हैं, ये स्थितिज ऊर्जा और बल के बीच में आपका फॉर्मूला बनता है, और ये बल और स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूला बनता है। अब देखो कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो आपका इंटीग्रेशन होता है एफ डॉट डी आर का। डी आर कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, विस्थापन हो सकता है, और ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि आप अपोजिट काम कर रहे हो। मैं इसका आंसर दूंगा अभी, ठीक है। एफ एक्स इजिकल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, एफ एक्स इजिकल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। अब ये दोनों फार्मूले कहाँ से हैं, मैं इसको दो चैप्टर से रिलेट करने वाला हूँ, अगर आप समझ सको तो देखो सबसे पहला मैं कहता हूँ एक स्प्रिंग थी, एक स्प्रिंग थी, इस पे मैंने एम मास लगा दिया और मैंने इसको इधर खींचा, मैंने अपनी तरफ से जो बल लगाया वो मैंने इधर की ओर लगाया है, मतलब ये बाहरी बल है। जैसे ही मैंने इसको बाहर की ओर बल लगाया तो इसकी इंटरनल एनर्जी डिस्टर्ब होगी, और ये स्प्रिंग कहाँ जाना चाहेगी, ये स्प्रिंग जाना चाहेगी पीछे। बस शर्त है आप इसकी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस नहीं करते, आप हुक्स लॉ को फॉलो करोगे, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन लेके चलोगे। आपने बल यहाँ लगाया तो ये इसको पीछे की ओर एक बल लगाता है, उस बल को कहते हैं हम रीस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। अब आपने बल इधर लगाया, रीस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर होती है, जैसे आप किसी बॉडी को, स्थितिज ऊर्जा उसमें कब बन जाती है, जैसे आप किसी बॉडी को उसकी इनिशियल पोजीशन से डिस्टर्ब कर देते हो, ठीक है। मैंने इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, ठीक है, मैंने इसको डिस्टर्ब कर दिया, तो अब इसके डिस्टर्बेंस की वजह से क्या हुआ, ये वापस पीछे की ओर जाना चाहेगा, ठीक है, इसलिए नेगेटिव साइन आता है। आप बल पीछे की ओर लगा रहे हो, रीस्टोरिंग फोर्स आपको इस तरफ और लेके जा रहा है, समझ आ गया। तो नेगेटिव साइन इसी चीज़ का रिप्रेजेंट करता है। अब देखो मैं ये फार्मूले भी ड्राइव करने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन जो होता है वो एफ डॉट डी एस होता है, सभी को पता है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ इसको डी आर आगे खींच ले गया और ये हो गया। और जब आप कार्य कर लेते हो, जब आप कार्य कर लेते हो तो वो उसकी ऊर्जा के तौर पर उसके अंदर क्या हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर स्टोर्ड हो जाता है, ठीक है। तो उसी ऊर्जा को मैंने यहाँ पर नाम दिया इसका, स्थितिज ऊर्जा का, पोटेंशियल एनर्जी का, और इंटीग्रेशन कर दिया, क्योंकि ये तो स्मॉल करा है हमने, ठीक है। और नेगेटिव साइन आपको क्या बता रहे हैं कि आप अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हो।
क्लियर है? तो ये आया। अब मेरे से क्वेश्चन जो पूछा है, चलो ये इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो इससे रिलेटेड तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। मैं फिर से इसको आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि लंबा कॉन्सेप्ट है, टाइम मेरे पास कम है, मैं वीडियो को 15 मिनट से ज़्यादा बनाना नहीं चाहता। देखो, आपने सुना होगा कि एक एटम है, एटम होता ही है, ठीक है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन्स। तो आप मेरे को एक सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब दे दो कि न्यूक्लियस पहले बनेगा या एटम पहले बनेगा। तो सबसे पहली बात, न्यूक्लियस बनेगा जब ही वो फॉर्मेशन ले पाएगा एटम की, इलेक्ट्रॉन तो बाद में आएंगे, ठीक है। मतलब ये तीनों मिलेंगे तब जाकर ये कंप्लीट फैमिली बनेगी, तब जाकर के एक एटम बनेगा। तो जब एक एटम बनता है तो क्या होता है, कुछ प्रोटॉन्स पास में आते हैं, ठीक है। और कोई भी चीज स्टेबल कब होती है? बिल्कुल सही कब होती है, मतलब स्टेबल कब होती है? जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। समझ आ रही है बात? ये हमेशा ध्यान में बिठाना कि कोई चीज स्टेबल है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो जब दो प्रोटॉन पास में आते हैं तो एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही आ सकते हैं, उसके बाद वहां पर रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज वही चीज बता रही है, देखो कि आप क्या करते चले हो, यहां से उल्टा आ जाओ। देखो, अब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे थे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा इधर चली गई थी, ठीक है। बट मतलब मोर पॉजिटिव की ओर आ गई थी। ये यहाँ पे भी एटम अनस्टेबल है, यहाँ पर भी एटम अनस्टेबल है। आप बढ़ते जा रहे हो, आर को कम करते जा रहे हो, मतलब दो प्रोटॉन की डिस्टेंस को कम करते जा रहे हो। एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है आर इक्वल टू आर नोट, आर इक्वल टू आर नोट, मतलब दो प्रोटॉन्स के, दो न्यूट्रॉन्स के, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कम से कम जगह रहे कि वहाँ पर जो उनका फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो बस जस्ट स्टार्ट ही हो, ठीक। तो ये वो पॉइंट है। और यहाँ पर पोटेंशियल देखो, ये ग्राफ वाई एक्सिस पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा नेगेटिव यहीं है। तो मतलब ये पॉइंट बना जहाँ पर जाकर के आपका पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम और एटम सबसे ज़्यादा स्टेबल। और ये मैं बता दूँ, ये आपने इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। केमिस्ट्री में आपने स्टेट ऑफ मैटर में ये चैप्टर पढ़ा होगा, पदार्थ की अवस्था में। चलिए, ये बातें तो हो गई। अब हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमको दिया क्या हुआ है, हमको दिया हुआ है एफ इजिकल टू ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स, ठीक है। ये दिया हुआ है और हमसे पूछा है क्या, पोटेंशियल एनर्जी आपकी स्थितिज ऊर्जा पूछी है। तो मैं ये लिख सकता हूँ, स्थितिज ऊर्जा पूछी है ना, तो अभी अभी हमने पीछे से क्वेश्चन करा ही था कि भाई u इजिकल टू क्या होता है, u इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। वैक्टर की फॉर्म में नहीं दे रखा तो नहीं लिखा मैंने, नेगेटिव। f की वैल्यू रख दो, f की वैल्यू क्या है आपकी, ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स और इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। मैथ के स्टूडेंट हो, आपको मेरे से अच्छा आता है ये मैथ। तो अब देखो, इंटीग्रेशन करा, इसकी पावर एक्स स्क्वेयर है तो एक्स क्यूब बाय 3, नेगेटिव साइन बाहर ही है तो ये हो जाएगा माइनस बी एक्स स्क्वेयर बाय 2, क्योंकि इसकी पावर 1 है, ठीक। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया आपका 6, नेगेटिव साइन बाहर ही है तो ये चला गया 2a x क्यूब माइनस 3b एक्स स्क्वेयर, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वेयर कॉमन है और ऐसा ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन 6, ठीक है। मैं कर ही लेता हूँ, एक्स स्क्वेयर बाय 6 को मैंने कॉमन ले लिया, नेगेटिव साइन अभी भी बाहर है, 2ax माइनस 3b, ठीक। तो ये आपका डी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक। तो गैस, मेरा इन वीडियोस के थ्रू एक ही मोटिव है, ताकि आप तक बेस्ट एजुकेशन जा सके, आपको ये पता लग सके, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम में बेस क्लियर नहीं होता ना, आपका इंटरेस्ट नहीं बनता। बच्चे कहते हैं, कंप्लेंट करते हैं, सर फिजिक्स में ये हो रहा है, वो हो रहा है, सर मैंने इसका आंसर उस बुक में ये देखा था। बेटे, आप आंसर खुद जज कर लोगे अगर आपको बेसिक आता होगा तो, ठीक है। डिफ़िकल्टी मेरे को भी फेस होती है, आपको फेस होती है, नो वन इज़ परफेक्ट, ठीक। कोई भी परफेक्ट नहीं है, बट आप अपने आप को इम्प्रूव करो डे बाय डे, ताकि आपको एक बेस्ट रिजल्ट मिल सके। समझ रहे इस बात को? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कूलम वोल्ट किसके बराबर है, कूलम वोल्ट। अब मेरे को पता नहीं, चलो कि भाई मैं नहीं जानता इस क्वेश्चन को, तो मेरे को थोड़ा ध्यान आया, कूलम किसका होता है, आवेश का, चार्ज का। वोल्ट किसकी यूनिट होती है, किसकी इकाई होती है आपकी, कैपिटल वी की, ठीक है। और क्यू बाय वी कहीं हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, क्यू इज इक्वल टू सी वी, पढ़ा था कि नहीं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बिल्कुल पढ़ा था भाई, कल बताया भी था मैंने वीडियोस में। अगर कल वाली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा मैं उन सभी वीडियोस का, उनको जाके देखो। और अगर आपका कोई दोस्त एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहा है तो उनका एक मैथ अप टू लेवल का मैंने सेट करके वीडियोस बनाए हैं 2, वो उनको कहो कि वो देखें उनको। क्यू बाय वी, कूलम वोल्ट हो गया।
और ये बना क्या हमारा कैपेसिटर। और कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है, कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है आपकी फैराड। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया आपका। ठीक है, गोज, एम्पियर, हेनरी। मेरा क्वेश्चन आपसे यही है, मेरे को ये बताओ ये तीनों किस किस की यूनिट होती हैं। कल क्वेश्चन का सिर्फ एक आंसर आया था जो मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का पूछा था, कोणीय विस्थापन का, वो भी उसने थोड़ा सा उसको विस्थापन से रिलेट कर लिया था। ठीक है, नवीन शर्मा का कमेंट आया था, बाकी शायद आप लोग सो जाते हो कमेंट करने के टाइम पे, कोई बात नहीं। कह रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन, at what distance should a body be placed in front of a concave mirror of radius of curvature 40 cm to form a double magnified and real image। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर यहाँ छुपा है भाई, ये रियल इमेज बोल गया ना। देखो 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर एक पिंड को रखा जाए कि उसका दुगुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बने। ठीक है, मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, इंग्लिश मीडियम से था पहले, अब हिंदी मीडियम में ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई एक कनकेव मिरर की बात करी, ठीक है, और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर दे दिए, वाला इमेज जो बनी है वो क्या बनी है, डबल मैग्नीफाइड बनी है, डबल आवर्धित बनी है आपकी। ठीक है, और वास्तविक बनी है। तो मैं आपको एक पहले इससे रिलेट करता हूँ क्वेश्चंस को, फिर मैं आपको बताता हूँ। यही केस थे आपके कनकेव मिरर के। ठीक है, ऑब्जेक्ट, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। ठीक है, वक्रता त्रिज्या वाला, ये आर होता है ना। तो आप जब इससे दूर होते हो, जैसे जैसे इसके पास जाते जाते हो, देखो आप दूर थे, इमेज ये छोटी सी बनी, मतलब ये ऑब्जेक्ट था, इसकी हाइट h1 मान लेता हूँ और इसकी हाइट h2। सर ये क्या बता रहे हो, मैं इसको रिलेट करने वाला हूँ अभी, देखना। इमेज, ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा, इमेज की हाइट कम। जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या पे ही खड़े होकर गए तो यहाँ पर आपके यहाँ क्या हो गया, आपका जो साइज है इमेज का वही ऑब्जेक्ट का, मतलब h1 इक्वल टू h2। वास्तविक बन रही है दोनों केसेस में। अब देखो आप C और F के बीच में हैं, मतलब R और फोकल लेंथ के बीच में खड़े हैं कहीं, तो आपका साइज क्या हो गया, बढ़ गया। और अभी भी रियल ही बनी है, वास्तविक में काटा है उन्होंने, तो यहाँ पर h2 इज ग्रेटर देन h1। मैं कुछ समझा रहा हूँ अभी, देखना। ये इनफाइनाइट, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, इसको तो हम रिलेट ही नहीं कर सकते इस क्वेश्चन से। यहाँ पर हमने इसको पोल के पास लेके गए, ऊपर ले, पर ये रियल नहीं बनी, ये वर्चुअल बनी है, आभासी है ये तो भाई। ठीक है, मतलब ये तो कौन सा केस है भाई, यही केस ही तो है, यही केस है। अब ध्यान से देखो, ऊपर ऑब्जेक्ट रखा, इमेज नीचे बनी, बड़ी बनी, वास्तविक बनी, तो मैंने को ये तो समझ आ गया, केस तो यही बना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है हमने ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब मैं जो बताना चाह रहा था वो मैं ये बताना चाह रहा था, सबसे पहले मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, और ये जो आवर्धन का जो फार्मूला होता है वो होता है m इजिकल टू माइनस v/u इजिकल टू h2/h1। ठीक है, और यहाँ से हमको पता लगा कि वो जो केस बन रहा था उसका, वो केस कौन सा बन रहा था, ये वाला केस बन रहा था। ठीक है, ये वाला केस बन रहा था h2। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा जाता है तो पॉजिटिव होता है, नीचे उसकी इमेज बनती है तो वो साइन कन्वेंशन में नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए आपसे दिया क्या हुआ है, आर दी हुई है, आर कितनी 40। ठीक है, कनकेव मिरर के लिए, अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव होती है, क्योंकि जो चीज़ें लेफ्ट हैंड में होती है वो नेगेटिव आती हैं। ठीक, तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, -20 सेंटीमीटर, और एम दिया हुआ है मेरे को, एम कितना दिया हुआ है आपका, दुगना दिया हुआ है। ठीक है, अगर इस चीज़ से देखो, क्योंकि मेरे को वी और यू का तो आइडिया ही नहीं अभी तक, मेरे पास तो इस चीज़ का पता है, h1 ऊपर है और h2 नीचे है, मतलब ये नेगेटिव बनेगा। ठीक, तो दो चीज़ें तो मेरे को दी हुई हैं, बच्चे यहीं कंफ्यूज होते हैं, सर एम को पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव। तो बेटा ध्यान से देख लो अभी यहीं पे कि भाई h1 ऊपर रखा है, h2 नीचे रखा है, जो जो चीज़ नीचे आएगी वो चीज़ नेगेटिव होती है, जो चीज़ ऊपर आती है वो चीज़ पॉजिटिव होती है। दैट्स वाई एक चीज़ तो हमको क्लियर हो गई। अब मैं चाहूँ तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकता हूँ, डायरेक्ट फार्मूला अगर लगाऊँ तो f माइनस यू डिवाइड बाई एफ, ये फार्मूला बनता है। ठीक है आपका। और अब कई बच्चों को सर ये नहीं पता होगा, तो एक बार थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, f 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। आप तीन दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो, आप दोनों तरफ u से मल्टीप्लाई कर दो, u f u y। ठीक है, 1 को इधर ले आओ, u माइनस f बाई एफ u बाई v। ठीक है, इसको उल्टा कर दो और नेगेटिव साइन को ले आओ, तो आप लिख दोगे, उल्टा करा और नेगेटिव साइन, तो यही तो m है, ये रख दिया मैंने। तो अब आपको सब दिया हुआ है, m की वैल्यू क्या है, मैं इसको थोड़ा सा
नेक्स्ट पेज नहीं, इसी पे कर देता हूँ। m की वैल्यू क्या है -2, f की वैल्यू क्या है -20, -u -20, यही दे रखा है आपको। सॉरी, थोड़ा सा शायद ये गलत हुआ है या सही हुआ है, देखते हैं अभी। अगर इसको उल्टा करेंगे, सॉरी 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 सॉरी, ये फार्मूला गलत हो गया, मेरे को तो बताना पड़ेगा। एफ का जो फार्मूला होता है वो होता है एफ डिवाइड बाय एफ माइनस यू, ये फार्मूला होता है। थोड़ा सा गलत हो गया, मैंने उसको उल्टा तो करा, पर ये फार्मूला था। ड्राइव कर लेता हूँ मैं अभी यहाँ पे, u बाई वी प्लस 1, ये इधर आ गया u माइनस एफ डिवाइड बाई एफ u बाई वी, इसको उल्टा करूँगा, सही है, अब सही है, एफ माइनस यू इजिकल टू माइनस वी बाई यू। ठीक है, यही फार्मूला है हमारा, राइट। तो इसको करते हैं अब। f दे रखा था -20, m दे रखा था -2, तो m इजिकल टू f डिवाइड बाई एफ माइनस यू। f की वैल्यू -2, f की वैल्यू -20 बाई यू। ठीक है, ये माइनस से माइनस साइन कट गया, ये 10 आ गया, तो -20 माइनस यू इक्वल टू 10, माइनस यू इजिकल टू, ये इधर चला जाएगा तो -30। ठीक है, अगर मैं एग्जामिनर होता तो प्लस माइनस में ज़रूर देता, और फार्मूला हो सकता है उल्टा सीधा हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका राइट फार्मूला बनेगा। कैसे ड्राइव होता है ये भी बता दिया, और ऑप्शन भी मैंने सिलेक्ट करना आपको बता दिया। ठीक है, अब अगर तुक्का ही मारना होता, मेरे सारे ऑप्शन अगर मतलब कुछ अलग होते, तो मैं इतना जानता था 40 और 20 के वाला आंसर सही आएगा। यहाँ पर एग्जामिनर कई बार क्या कर जाता है, चालाकी कर जाता है, वो आपको यहाँ पर सारे ही ऑप्शन, बाकी की देखो ये 15 तो कट जाएगा, ठीक है, और 40 के बीच में ये दो ऑप्शन ही बन रहे थे आपके, तो इन दोनों में से ही एक आंसर होना था आपका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का लेते हैं, क्या है, वट इज कांस्टेंट इन द आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापीय प्रक्रम में क्या स्थिर रहता है? दाब, दाब, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, बाह्य ऊर्जा। एक तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल एक ऐसा प्रोसेस होता है, थर्मोडायनेमिक की बात कर रहे हैं, जहाँ टेम्परेचर इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब अगर मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊं कि सारी की सारी बात थर्मोडायनेमिक्स में होती है गैसेस पे। ठीक है, मैंने इस कंटेनर में ले ली गैस, और गैस के ये ले लिए मैंने मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर तापमान, गैस के मॉलिक्यूल्स के पास दो चीज़ें होती हैं, गैस के मॉलिक्यूल के पास होता है एक तो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो इधर उधर मोशन कर रहे होते हैं। दूसरा होता है क्या, उनके पास पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो स्टेबल हैं। ठीक, तो स्टेबल हैं तो पोटेंशियल एनर्जी होएगी ही वहाँ पे, और काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv² होती है। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं छोड़ दूँ कि जब आइडियल गैस की बात करते हैं तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। अगर तापमान कांस्टेंट है, ताप को वहाँ पर स्थिर है, तो मॉलिक्यूल्स को क्या नहीं मिलेगी, एनर्जी बाहर से मिलने वाली नहीं है, तो वो उनका मोशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जितने पे है उतने पे ही, ये नहीं कह रहा मोशन रुक जाएगा, मोशन रहेगा पर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और आपने अगर पढ़ा हो तो इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा सम होता है किसका, गतिज ऊर्जा का और स्थितिज ऊर्जा का, और आइडियल गैस के केस में आपका ये तो 0 हो जाता है। तो अगर ये स्थिर है तो ये भी क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी स्थिर रहती है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा था इसी साल, वो क्या था, आइसोथर्मल एनर्जी में ना, सॉरी, एक कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आपका इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना, अगर ये स्थिर है तो इसका चेंज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे गाइस आज के क्वेश्चंस। ठीक, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉर्मूले में मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने करेक्ट कर लिया था, बाद में भी हो जाता है क्योंकि आंसर आपका मैच नहीं होता तो गलत दिखा देता है वो उस चीज़ को। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इनको शेयर करा करें, लाइक करा करें, मैक्सिमम क्वेश्चंस के कमेंट करा करें। ठीक है, ताकि मेरे को भी एक मोटिवेशन मिले। मेरा मोटिवेशन डायरेक्ट आपसे जुड़ा हुआ है, मैं और किसी चीज़ को ध्यान में नहीं रख रहा, मैं सिर्फ इतना ध्यान में रख रहा हूँ कि मेरे को आपको बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करनी है, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए कभी ना कभी। ठीक है, कभी ना कभी से मतलब है जब भी आपका एग्ज़ाम हो एयरफोर्स का, जब ही हो जाए। ठीक है, और अगर जिन बच्चों को किसी कारणों से रहता भी है प्रीवियस ईयर में, तो बेटे ये टाइम मिला है आपको, इसका यूज़ करो, आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ अपने पेरेंट्स को, समझ रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है,
और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मैंने दोनों फेसबुक ग्रुप के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, प्लस साथ में आपके फेसबुक पेज का भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो शेयर करते रहिए वीडियो, मैक्सिमम इनको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।